नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे भारत के हृदय यानी मध्य प्रदेश के अंदर झांकने वाले हैं। हम सिर्फ भूगोल या नक्शे की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस ताने बाने को डिकोड करेंगे जो करोड़ों लोगों से मिलकर बना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, 7 करोड़ 26 करोड़ की आबादी आखिर दिखती कैसी है? सोचिए, ये सिर्फ एक बड़ा सा नंबर नहीं है। ये अलग अलग समुदाय, मेहनती कामगार, बच्चे, बुजुर्ग और अनगिनत चेहरों का एक ऐसा विशाल समूह है जो इस राज्य को असल मायनों में जिंदा बनाता है। आज हम एक मैक्रो लेवल से शुरू करके एकदम माइक्रो लेवल तक जाएंगे। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के एक ओवरव्यू से, फिर भूगोल, जनसंख्या घनत्व, एजुकेशन का गैप, जेंडर रेशियो, एससी और एसटी समुदाय, और आखिर में बात करेंगे वर्कफोर्स और फ्यूचर ट्रेंड्स की। काफी कुछ है कवर करने को। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और मैक्रो लेवल कॉन्टेक्स्ट पर। ओके, तो चलिए थोड़ा इतिहास खंगालते हैं। आपको पता होगा, भारत में पहली बार मॉडर्न सेंसस 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुआ था। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन ने इसे एक सिस्टमैटिक रूप दिया। लेकिन जिस मध्य प्रदेश को हम आज जानते हैं, 1956 में उसके बनने के बाद उसकी पहली ऑफिशियल जनगणना 1961 में जाकर हुई थी। अब अगर राज्य के कल्चरल बेस की बात करें तो तस्वीर एकदम साफ है। यहाँ की कुल आबादी का लगभग 90.89% हिस्सा हिंदू धर्म को मानता है। इसके बाद 6.57% मुस्लिम, 0.78% जैन और बाकी अन्य समुदाय आते हैं। ये जो मिक्स है ना, यही इस पूरे रीजन की सांस्कृतिक पहचान को आकार देता है। अगर हम नेशनल एवरेज से तुलना करें तो कुछ दिलचस्प बातें सामने आती हैं। पूरे भारत की आबादी में से 7.26 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पूरे भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहीं मध्य प्रदेश में ये काफी कम है, सिर्फ 236। हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 20.35% है, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा सा ही ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम जूम इन करके देखेंगे कि ये करोड़ों लोग आखिर रहते कहां हैं। अगर आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो आपको एक गजब का कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। एक तरफ इंदौर जैसे हाईली पॉपुलेटेड अर्बन सेंटर हैं जहां शहरीकरण साफ झलकता है, और दूसरी तरफ निवाड़ी है जहां की आबादी सबसे कम है। डेंसिटी के मामले में भी ऐसा ही है। राजधानी भोपाल में 1 वर्ग किलोमीटर में 855 लोग रहते हैं, जबकि डिंडोरी जैसे जिले में ये आंकड़ा सिर्फ 94 है ना एकदम अलग तस्वीर। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। चलिए समझते हैं कि इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में शिक्षा और ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में साक्षरता को लेकर कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ जबलपुर है जो 81.1% लिटरेसी रेट के साथ सबसे आगे है, और वहीं दूसरी तरफ अलीराजपुर का आंकड़ा काफी कम है, सिर्फ 36.1%। साक्षरता का ये अंतर सिर्फ जिलों तक सीमित नहीं है, जेंडर के बीच भी एक बड़ी खाई है। पूरे राज्य में पुरुषों की साक्षरता दर 78.73% है, जबकि महिलाओं की केवल 59.24%। ये लगभग 20 पॉइंट का सीधा अंतर है। ये आंकड़ा हमें एजुकेशन के मामले में लैंगिक असमानता की एक बहुत ही सीरियस रियलिटी दिखाता है। हमारे चौथे सेक्शन की ओर चलते हैं। अब हम पॉपुलेशन के जेंडर बैलेंस को थोड़ा करीब से देखेंगे। 391, इस नंबर को जरा ध्यान से समझिए। ये मध्य प्रदेश का ओवरऑल सेक्स रेशियो है, मतलब हर 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं। ये आंकड़ा नेशनल एवरेज 9043 के थोड़ा सा पीछे रह जाता है। लेकिन कहानी का एक और पहलू है, 918। जब हम 0 से 6 साल के बच्चों को देखते हैं, जिसे चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं, तो ये आंकड़ा गिरकर 918 पर आ जाता है। फ्यूचर की सोसाइटी कैसी होगी, ये समझने के लिए ये बहुत ही क्रूशियल इंडिकेटर है। अब इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं एक दिलचस्प पैराडॉक्स के साथ। अलीराजपुर को ही ले लीजिए। हमने देखा कि वहां की साक्षरता दर सबसे कम है, लेकिन जब बात चाइल्ड सेक्स रेशियो की आती है तो ये जिला 978 के शानदार आंकड़े के साथ राज्य में टॉप पर है। बिल्कुल, इससे ये समझ आता है कि हमेशा हाई एजुकेशन ही बेहतर जेंडर बैलेंस की गारंटी नहीं होती। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए अब 5वें सेक्शन में प्रवेश करते हैं। यहां हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी पर फोकस करेंगे, जो राज्य की पहचान का एक बेहद अहम हिस्सा हैं।
आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 20% से भी ज्यादा हिस्सा शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है। कुल मिलाकर 21.1% एसटी और 15.6% एससी आबादी यहां रहती है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो उज्जैन में एससी आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, और अगर फिर से अलीराजपुर की बात करें तो वहां की लगभग 89% आबादी एसटी कम्युनिटी से आती है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। चलिए उन बुनियादी चीजों और इकोनॉमिक इंजन्स की बात करते हैं जो इस राज्य को चला रहे हैं। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि मध्य प्रदेश के पास एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। राज्य की लगभग 60.8% आबादी 15 से 59 साल के वर्किंग एज ब्रैकेट में आती है। किसी भी इकोनॉमी को तेजी से आगे ले जाने के लिए ये एक बेहद पावरफुल कंडीशन है। लेकिन ये जो इतना बड़ा वर्कफोर्स है, ये काम क्या कर रहा है? इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं। मध्य प्रदेश में काम करने वाले हर 10 में से लगभग 7 हाथ सीधे तौर पर खेती-बाड़ी से जुड़े हैं। 69.8% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ये साफ दिखाता है कि आज भी मध्य प्रदेश का दिल उसके खेतों और एग्रीकल्चर में ही धड़कता है। अब जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बहुत ही जरूरी ट्रिविया पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। राज्य की 72.4% आबादी ग्रामीण है। बालाघाट का जेंडर रेशियो सबसे ज्यादा है। हरदा में चाइल्ड पॉपुलेशन सबसे कम है। सबसे ज्यादा माइग्रेशन लगभग 55.9% गांव से गांव की तरफ होता है, और ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ 20.3% है। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। तो जैसे जैसे 2011 का ये सेंसस इतिहास के पन्नों में जा रहा है, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। फ्यूचर में अर्बनाइजेशन और एजुकेशन जैसे फैक्टर इस एग्रीकल्चरल हार्टलैंड को कैसे बदलेंगे? अगली बार जब आबादी गिनी जाएगी तो मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह सफर आपके